शादी के बाद ये मेरी अगली सुबह थी। मैं सबसे निगाहें चुराए नाश्ता करने में मसरूफ थी कि जब ही मेरे कानों में बड़ी बेबाक सी आवाज पड़ी। वो मेरी 16 साल नंद की थी, जो नाश्ते के दस्तरखान पर बैठी नाश्ता करने के बजाय अपनी माँ से इस बात पर झगड़ा कर रही थी कि आप मेरी शादी क्यों नहीं करवा देती। आखिर कब तक मैं ऐसी ही जिंदगी गुजारूंगी। नंद के जुमलों ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मैंने हैरत से निगाहें उठाई कि इस 16 साल जवान हसीना को देख रही थी, जो बड़ी दीदा दिलेरी और बेबाकी से अपने भाई और माँ के सामने अपनी शादी की बात कर रही थी, जबकि मेरे घर में तो ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं था। और इससे भी ज्यादा हैरत तो मुझे इस बात पर हुई जब मेरी सास ने बड़े धीमे और मोहब्बत भरे लहजे में उससे कहा, सोबिया, वक्त आने पर तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, अभी नाश्ता करो और भी काम है। अगर मेरी सास की बजाय मेरी माँ होती तो एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ चुका होता कि जवान भाइयों के सामने बहन इस तरह की बात कैसे कह सकती है। लेकिन यहाँ तो ये मामला था। सास की बात सुनकर वो गुस्से में नाश्ते की प्लेट पटकते अपने कमरे में चली गई थी। मैंने एक नजर अपने शोहर और बाकी के भाइयों पर डाली थी, जो सब के सब नाश्ता करने में मसरूफ थे, जैसे ही उनकी नजर में ये कोई खास बात ना हो। जबकि अपनी नंद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। मैंने खामोशी से नाश्ता किया और जब कमरे में वापस आई तो अपने शोहर से पूछा, साइम, ये सब क्या था? तुम्हारी बहन अभी 16 साल की है और वो इस तरह सबके सामने अपनी शादी के लिए बेताब हो रही थी कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। जवान लड़कियों के मुंह से ऐसी बातें जेब नहीं देती। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? जो मेरे मुंह में आया मैंने अपने शोहर के आगे कह दिया था। और फिर ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे शोहर के चेहरे के तासुरात तन हो गए थे। वो गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि सोबिया के हवाले से कोई बात ना करना, वो हम सबकी छोटी और लाडली बहन है। शादी करना कोई गलत बात तो नहीं है, अभी कम उम्र है, जब इसकी मुनासिब उम्र हो जाएगी तो हम खुद इसकी शादी कर देंगे। लेकिन तुम्हें इससे बात करने की भी जरूरत नहीं है। साइम की बातों ने तो मुझे हैरान करके रख दिया था। बजाय अपनी बहन को समझाने के, उसे सही और गलत बताने के, वो मुझे कह रहे थे कि मुझे खामोश हो जाना चाहिए। मैं नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए शोहर का गुस्सा देकर चुप कर गई। लेकिन रात को वलीमे के बाद जब सब लोग घर वापस लौटे तो उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो बहुत जोर जोर से कह रही थी कि भाई ने अपने वलीमे पर इतना पैसा लगाया है, लेकिन जब मेरी शादी की बात आती है तो सबको सांप सूंघ जाता है। उसके लफ्जों ने मुझे हक्का बक्का कर दिया था। वो तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही थी, जबकि कुछ देर पहले ही वो अपने कमरे में बिल्कुल ठीक ठाक गई। साइन ने भी इसकी बात सुन ली थी। वो मेरे पास से उठकर जाने लगे तो मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, सोबिया को क्या हुआ है? वो कहने लगे, मैं जाकर देखता हूँ, तुम पीछे ना आना, खामोशी से आराम करो। फिर काफी देर बाद वो वापस लौट कर आए और सोबिया की चीखों का सिलसिला भी थम सा गया था। मैंने पूछा, आखिर आपकी बहन के साथ मसला क्या है? तो वो चुप कर गए, कोई जवाब ना दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मेरी नंद के साथ मसला क्या है। मैंने किसी भी जवान लड़की को इस तरह अपनी शादी के बारे में बात करते नहीं देखा था। सोबिया के पास तो हरात करने को शायद यही एक बात थी। मैं इस घर की बड़ी बहू थी, बाकी सारे भाई छोटे थे और सोबिया सबसे छोटी। शायद वो लाड प्यार में बिगड़ गई थी, कम से कम मुझे तो यही लगा था। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर फिर हंगामा हो रहा था। फिर वो एक ही बात कह रही थी कि मेरी शादी करवा दें, मुझ पर रहम करें। मेरे लिए इस तरह रात गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है, पर आप लोगों को मुझ पर रहम क्यों नहीं आता? मैं सारी रात बिस्तर पर तड़पती हूँ। आखिर मैं कब तक अजियत बर्दाश्त करूंगी? मेरी सास फिर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और फिर वो उल्टे पांव पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके बिस्तर पर तड़पने वाली बात ने तो मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया था। देवरों के आगे ऐसी बात सुनकर मैं नजर उठाने की हिम्मत नहीं रही थी, जबकि वो सब नॉर्मल अंदाज में बैठे नाश्ता कर रहे थे और मुझे ये सब कुछ नामुनासिब लग रहा था। नाश्ते के टेबल पर रोजाना इसी तरह का हंगामा होता था। मैंने अपनी माँ को भी फोन पर यह बात बताई तो कहने लगी कि 3 भाइयों की इकलौती बहन है, इसलिए बिगड़ गई होगी। लेकिन तुम इसके साथ कोई ऐसी वैसी बात ना करना और ना ही इस मामले में पड़ना। ऐसा ना हो कि का दिल तुम्हारी तरफ से खट्टा हो जाए। बहन कितनी ही बुरी क्यों ना हो, भाई का दिल हमेशा उसके लिए नरम ही होता है। अम्मा की बात को मैंने पल्लू से बांध लिया था और खामोशी से बड़ी बहू होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी संभाली। खाना पकाने से सफाई तक सारा काम मेरे हिस्से में आ गया था। सोबिया सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती और जब भी कमरे से बाहर निकलती तो इतना हंगामा करती कि मैं हैरान रह जाती। उसकी बस यही बात होती कि मेरी शादी कब होगी, आप लोग मेरी शादी क्यों नहीं करते, मैं बहुत तड़पती हूँ, मुझसे
मुझसे अब रहा नहीं जाता। मेरी शादी को ऐसे ही महीना गुजर गया। उससे 1 महीने में मेरे और साइम के दरमियान काफी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। इसलिए मैंने साइम से कहा कि अपनी बहन का इलाज करवाओ। मुझे तो ये कोई ज़हनी मरीज सा लगती है। क्या फिर उसकी दोस्ती ठीक नहीं है? क्या फिर उसकी दोस्ती ठीक नहीं है? साइम कहने लगे, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सोबिया के मामले में मत पड़ो। वो जाने और अम्मा जाने। अगर अम्मा चाहेंगी तो हम उसकी शादी भी करवा देंगे, लेकिन अम्मा की नजर में अभी वो कम उम्र और नादान है, और वैसे भी इस उम्र की लड़कियां ऐसी बातें ही करती हैं। मैंने साइम को कहा कि नहीं, इस उम्र की लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। ऐसी बातें तो बेहया लड़कियां करती हैं, जिन्हें बाप भाई का लिहाज ना हो, जिनके अंदर बाकी ना बचती हो। कैसे वो भाइयों के आगे अपनी शादी का जिक्र करती है। उसके चेहरे पर जरा सी भी शर्म व हया का तासुरात नहीं होते। मैं तो कभी अपने बाबा के सामने इस तरह की बात कहने का सोच भी नहीं सकती थी। साइम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे कि तुम सोबिया के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैंने हमारे हनीमून का प्रोग्राम बनाया है और सारा बंदोबस्त कर लिया है। मैं और तुम दोनों मिलकर अच्छी जगह घूमने जाएंगे तो तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। शादी के बाद हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह वक्त ही नहीं गुजार सके। हनीमून के नाम पर मैं खुश हो गई थी, और फिर मेरे शौहर ने सारे इंतजाम कर लिया। जिस रात हमें जाना था वो पहले सोबिया के कमरे में गए। कहने लगे कि मैं उससे मिलकर आता हूँ। मेरे साथ चलने की बात की तो मुझे रोक दिया। कहने लगे इसका कुछ पता नहीं होता कि किस बात पर गुस्सा आ जाए। ऐसा ना हो चीखने चिल्लाने लगे या फिर अपनी शादी का जिक्र करे, फिर तुम मेरी बहन को बुरा कहोगी। इसलिए आराम से कमरे में बैठ जाओ। साइम की बात सुनकर मुझे अपनी माँ की बात याद आई थी कि कुछ भी हो, भाई बहन के मामले में वाकई नरम दिल होते हैं। शायद मेरे शोहर को भी मेरा सोबिया को बुरा कहना अच्छा नहीं लगा था। जब भी वो मुझे कमरे में छोड़कर चले गए थे, फिर काफी देर बाद मेरे शोहर उसके कमरे से निकल कर आए तो उनके चेहरे पर बड़ी खुशी के तासुरात थे, जैसे कोई जंग जीत ली हो। मैंने हैरत से पूछा कि आपको क्या हो गया है, किस बात पर इतना खुश हो रहे हैं? मेरी बात सुनते ही मेरे शोहर के चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई थी। कहने लगे कुछ नहीं, सोबिया का मूड अच्छा था तो मैं भी खुश हो गया। फिर उन्होंने मेरा सारा सामान पैक करवाया और हम अगले ही दिन निकल गए। आने वाले 15 दिन हमने मरी में बहुत ही खुशगवार गुजारे थे। बर्फानी जगह और पहाड़ी इलाकों ने मेरी तबीयत पर बहुत अच्छा असर डाला था। मुझे साइम के साथ ज्यादा वक्त गुजारने और उन्हें समझने का मौका भी मिला था। हमारी अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी के बाद साइम को सही तरह से देखा था, इसलिए अंडरस्टैंडिंग तो ना होने के बराबर थी। लेकिन यहाँ आकर मुझे उनके साथ बहुत वक्त मिला था। मुझे अंदाजा हुआ था कि वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अपने काम और कारोबार को लेकर थोड़ा परेशान रहते हैं। उनका कहना था कि कभी कभी पैसों का मसला हो जाता है। फिर वो कहने लगे कि कुछ ही अरसे की बात है, फिर तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं भी उनकी इस बात पर मुतमईन हो गई थी। 15 दिन का ट्रिप मुकम्मल करके हम खुशी खुशी वापस लौटे थे, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुए तो वहां सोबिया की चीखों ने हमारा इस्तकबाल किया था। मेरा अच्छा भला मूड एकदम ही गारत हो गया था, और वो वही रट लगा कर बैठी थी कि बस अब मेरी शादी हो जानी चाहिए। भाई की भी तो शादी हो गई है, वो भाभी को लेकर घूमने चले गई हैं, लेकिन मेरी शादी पर सबको एतराज है। भाई लाखों पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरी शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा था कि वो मुझ पर और मेरे शोहर पर नजर लगा कर बैठी हुई है। मेरा शोहर अपनी मेहनत की कमाई से लेकर गया था तो उसे क्या इतराज था। अब तक मैं उसे मासूम और नादान समझ रही थी कि शायद सबके लाड प्यार में वो ऐसी हो गई है, लेकिन अब वो मुझे बहुत ही चालाक नंद लग रही थी, जैसे मेरी खुशियों से हसद हो। मुझे तो लग रहा था कि वो शादी की बात इसीलिए कर रही थी क्योंकि मैं यहाँ दुल्हन बनकर आई थी। मैंने एक नफरत भरी नजर उस पर डाली थी और कमरे में चली गई थी। मैं जबकि साइम बाहर ही रुक गए थे, वो सोबिया को उसके कमरे में लेकर जाने लगे। मैं गुस्से में पांव पटकने लगी। साइम जब लौटे तो मेरा मूड खराब देखकर हैरत से पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने गुस्से से कहा कि आपकी बहन मुझसे जलती है। उसे हमारा हनीमून पर जाना इतना बुरा लगा है कि उसने इतना हंगामा खड़ा कर दिया। 15 दिन सुकून से गुजारे थे, अब यहाँ आकर फिर सब कुछ वही शुरू हो गया है। ऐसा लगता है जैसे हम इसके पैसों से घूमने गए थे। हर बात पर नजर है। वलीमे वाली रात भी ऐसे ही हंगामा खड़ा किया था, तब भी मैंने सब्र का घूंट पी लिया था। लेकिन ये सब कुछ कब तक चलेगा? उसने मुझे सीने से लगाया और कहने लगे बस कुछ ही वक्त की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। उनकी बात मुझे समझ नहीं आई थी कि ये वक्त की बात क्या है। कैसे थी सोबिया? 15 साल की थी। शादी के लिए कम से कम भी उसे 18 साल का तो होना था। 2 साल मजीद उसे झेलना मुझे भी तो मुश्किल लग रहा था, क्योंकि दिन रात किसी भी वक्त वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी। फिर उसकी बातें भी बड़ी बेबाक होती थी। एक दिन मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी, वो मेरे पास आ गई। आमतौर पर मेरी सास उसे मुझसे दूर रखती थी और खुद भी उसके साथ उसके कमरे में ही
कहती थी, लेकिन सास शायद नहाने गई थी, इसलिए सोबिया को मौका मिल गया था और वो कमरे से निकल आई थी। उसने मुझसे अजीब सा सवाल किया, कहने लगी, आप भाई के साथ खुश है क्या? भाई आपको वक्त देते हैं? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। खुश होने के बजाय मुझे उसके चेहरे पर एक अजीब सी नजर आया था, जैसे उसे मेरी बात का बुरा लगा हो। फिर उसने एकदम ही ऐसा सवाल किया कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। कहने लगी, आपको पता है आपके पास कभी बच्चे नहीं हो सकते, आप माँ नहीं बन सकती क्योंकि भाई इस काबिल नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे गुस्से में कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सोबिया, कैसी बातें कर रही हो? तुम अभी 15 साल की हो, तुम ये ऐसी बातें कहाँ से आती है? और वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, कुछ अरसे बाद आपको भी पता चल जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ। जब आप माँ नहीं बन पाएगी, इस घर का कोई भी मर्द बाप नहीं बन सकता। ये सब के सब नामर्द हैं। ये सुनना था, मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और उसे कहा कि अपने कमरे में चली जाओ। बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हारी बात बर्दाश्त कर ली है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं जान ले लेती। वो मेरा हाथ झटकते हुए कमरे में चली गई थी और मैं अपनी जगह हैरान व परेशान खड़ी रह गई थी। ये कैसी बेशरम लड़की थी जो अपने ही भाइयों के बारे में ऐसी बात कर रही थी। ना उससे कोई डर था, खौफ था। बड़ी मुश्किल से मैंने खाना तैयार किया और फिर जैसे ही साइम आए तो मैंने उन्हें ये वाली बात बताई कि उनकी बहन ने कैसे उन्हें नामर्द कहा है। मेरी बात सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगे, बच्ची है, उसकी बातों को दिल पर ना लिया करो। पता नहीं उसे क्या हो गया है, क्यों ऐसी बातें करती है। तुमसे इसलिए कहा था कि उसे दूर रहा करो। मैंने गुस्से में कहा कि मैं उसके पास नहीं गई थी, वो बावर्ची खाने में आई थी। पता नहीं उसके अंदर कौन से जज्बात है जिन्हें आग लगी हुई है। मुझे तो लगता है कि किसी के साथ चक्कर चल रहा है। जब भी तो आपकी अम्मा सारा वक्त उसके साथ उसके कमरे में रहती है, उसे तन्हा नहीं छोड़ती। मैंने बगैर शोहर का लिहाज किए सोबिया के हवाले से ऐसी बात कह दी थी। फिर मुझे एहसास हुआ था कि मेरे शोहर को ये बात बुरी लग सकती है। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मोबाइल फोन में मसरूफ हो गए थे। किसी की कॉल आ गई थी। मुझे तसल्ली हो गई कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे सोबिया से नफरत हो गई थी। उसने कैसे कह दिया था कि मेरे बच्चे नहीं हो सकते, जबकि मुझे बच्चे बहुत पसंद थे। इसी तरह मेरी और साइम की शादी को 4 महीने पूरे हो गए। ये 4 महीने मैंने सोबिया को बहुत ज्यादा झेला था। हर वक्त उसकी चीख व पुकार, शादी के लिए शोर शराबा, घर का माहौल ही खराब रहता था। एक दिन तो मेरे गुस्से में साइम से ये तक कह दिया था कि या तो इसकी शादी करवा कर इसे रुखसत करवा दें या फिर किसी पागल खाने में दाखिल करवा दें, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए थे और कोई जवाब नहीं दिया था। रोजाना रात में भी ये तमाशा लगा कर रखती थी। न जाने क्यों इतना चीखती चलाती थी कि मेरे लिए सोना भी मुश्किल हो जाता था। फिर साइम ही उसके कमरे में जाते थे तो उसकी चीखें बंद होती थी। फिर एक दिन सोबिया मेरे पास आ बैठी और कहने लगी, मैंने कहा था ना आपके बच्चे नहीं होंगे, मेरी बात याद रखेगा। उसकी बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे बुरा भला कहती, वो उठकर कमरे में चली गई थी। फिर उस रात उसकी चीखों की आवाजें आई तो मेरा दिमाग खराब होने लगा। मैंने साइम से कहा कि इसका गला ही क्यों नहीं दुबा देते, इसने तो जिंदगी मुसीबत बना दी है। साइम ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ, तुम परेशान ना हो। और फिर रोजाना की तरह वो निकल गए। मुझे पता था कि अब घंटा भर उन्होंने बहन के साथ ही गुजारना है। 10-15 मिनट तो मैंने उनका इंतजार किया, लेकिन फिर गुस्से से मजबूर होकर मैं भी नंद के दरवाजे पर पहुंच गई। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं हक्का बक्का सी बस अपनी नंद को देख रही थी जो चारपाई से बंधी हुई थी और मेरी सास और शोहर मिलकर उसे न जाने क्या खिलाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे देखते ही साइम गुस्से में कहने लगे कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था ना अपने कमरे में बंद रहो। मैंने उनसे कहा कि आप लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसे चारपाई से क्यों बांधा हुआ है? वो कहने लगे, हम इसे खाने में नींद की दवा मिलाकर दे रहे हैं, ये सुकून से सो जाए और हम भी सो सके। मैंने एक नजर अपनी नंद पर डाली जिसकी हालत काफी खराब मालूम हो रही थी और वो बुरी तरह चीख चला रही थी और मुझसे कहने लगी, ये लोग आपसे झूठ कह रहे हैं, इनका सच मैं आपको बताती हूँ। जबकि दूसरी तरफ साइम मुझे बार बार कमरे में जाने का कह रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और फिर मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मैंने उनसे कहा कि इसे आजाद कर दें, रस्सियां खोले। आखिर कोई जवान बहन के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं? इसके साथ जो भी मामला है हम इसे हल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये सब गैर इंसानी सलूक है। मेरे दिल में उसके लिए लाख नफरत सही, लेकिन मैं इतनी संगदिल नहीं थी कि एक लड़की को इस तरह
वहाँ की हालत में देख सकती। और फिर मैंने लड़ झगड़ कर उसकी रस्सियां खुलवा दी थी। आजाद होते ही वो रोते हुए कहने लगी कि ये लोग मुझे अमल की हुई चीजें खिलाते हैं, ये लोग मुझ पर काला जादू करते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है और मैं चीखती चिल्लाती रहती हूँ। लेकिन इन्हें मुझ पर रहम नहीं आता, ये बस मुझे इज्जत पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि मैं इनकी सगी बहन नहीं हूँ और ये सारा कारोबार, सारी जायदाद मेरे नाम है, इसलिए मुझे अपने पास रखना इनकी मजबूरी है। जिस दिन मेरी शादी हो गई ये सब कुछ इनके हाथों से निकल जाएगा, इसलिए ये कभी मेरी शादी नहीं करवाएंगे। जबकि मेरे माँ बाप ने मरने से पहले ही मेरा रिश्ता मेरी फूफो के बेटे के साथ तय कर दिया था, मगर ये लोग वो रिश्ता भी तोड़ बैठे हैं। मैं इस घर से आजाद होने के लिए शादी की बात करती हूँ ताकि इनके जुल्म व सतम और काले जादू से निजात पा सकूं। सोबिया की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने अपने शोहर की तरफ देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर कोने में ले गए। कहने लगे कि मैं अपना और तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज कर रहा हूँ। सोबिया के पास करोड़ों की जायदाद है। एक दफा अगर इसने ये जायदाद हमारे नाम कर दी तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा, हम खूब ऐश करेंगे और सोबिया से जान छुड़वा लेंगे। मैं हैरत से अपने शोहर की ऐसी बातें सुन रही थी। मैंने तो उसे एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन मेरा शोहर इंतहाई लालची और बेज़मीर निकला था। मैंने अपना हाथ उससे छुड़वाया और कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती और ना ही मुझे हराम का पैसा चाहिए। एक मजलूम का पैसा लेकर मैं या मेरी औलाद कभी खुश नहीं रह सकती। मैं सोबिया के पास गई और उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे सब कुछ बताओ। मेरे शोहर ने लाख मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन सोबिया ने मुझे बताया कि वो साइम की खाला की बेटी है और उसके वालिदैन के इंतकाल के बाद वो मजबूरन इस घर में आई थी। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि ये लोग इतने बुरे निकलेंगे। सबने उसकी जायदाद पर नजर जमाई हुई थी और उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। वो अपनी खुशी से जायदाद उनको देने को राजी नहीं थी, क्योंकि उससे मालूम था कि जिस दिन इसने अपनी जायदाद इन लोगों के हवाले कर दी ये लोग इसे जान से मार देंगे। इसलिए ये लोग इस पर जादू करते थे ताकि वो तकलीफ और का शिकार रहे और एक दिन तंग आकर खुद ही अपना सब कुछ उनके हवाले कर दे। अभी भी ये लोग किसी न किसी बहाने से उसका पैसा हथियाते रहते थे। वो कहने लगी कि आपकी शादी के लिए भी उन लोगों ने कई लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकलवाए थे और फिर हनीमून पर जाने से पहले भी भाई ने मुझसे एक बड़ी रकम का चेक साइन करवाया था। ये सब मेरे बाप की मेहनत की कमाई है, इसलिए मैं चीखती चलाती थी, बुरा भला कहती थी। लेकिन आप मेरी बात ही नहीं समझ सकती। आप मुझे खुद बताएं, जो लोग काला जादू करते हैं वो कैसे औलाद पा सकते हैं? ये बात तो सबको ही पता है कि काला जादू करने वालों की औलाद नहीं होती और यही बात मैंने आपसे उस दिन कहनी चाहिए थी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं समझी थी। सोबिया की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वाकई वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैंने भी यही सुना था कि जो लोग काला जादू करते हैं वो बेऔलाद रह जाते हैं और शोहर तो ना सिर्फ काला जादू कर रहा था बल्कि एक यतीम का हक खाने की कोशिश भी कर रहा था। फिर उसकी झोली में कोई खुशी कैसे आ सकती थी? मैंने उसी वक्त अपने शोहर से कहा कि अगर आपने अब सोबिया के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगी। साइम मुझसे मोहब्बत करने लगे थे और वो मुझे समझाने लगे कि मैं इस मामले से दूर रहूं, लेकिन अब मैं उनकी एक भी सुनने वाली नहीं थी। मैंने अपनी सास और शोहर दोनों को कह दिया था कि अगर किसी ने भी सोबिया के साथ जबरदस्ती की तो अच्छा नहीं होगा। फिर उससे पूछकर ही मैंने उसकी फूफो का पता लिया था और उनके पास जाकर शादी की बात की थी। वो बहुत अच्छे लोग थे, उन्हें साइम और उसकी माँ ने ही शादी के लिए मना किया था। मेरे कहने पर वो लोग फौरन आकर सादगी से निकाह पढ़वाकर सोबिया को ले गए थे। मेरी सास ने मुझे बहुत बुरा भला कहा था कि उनकी साल भर की मेहनत जाया हो गई थी। उन्होंने साइम से कहा कि वो मुझे तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। वो मुझसे नाराज जरूर थे, लेकिन मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर मैंने प्यार से मोहब्बत से उन्हें समझाया कि यतीम का हक खाने से कोई अमीर नहीं हो जाता। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो मेहनत करें, जो कारोबार आपका है उसको वक्त दें, दिल लगाकर काम करें और खूब तरक्की करेंगे। लेकिन अगर यतीम का हक खाने की कोशिश करेंगे तो लाख मेहनत करके भी कभी जमीन पर खड़े नहीं हो सकेंगे। मेरे शोहर को मेरी बात समझ आ गई थी और फिर मैंने उनका भरपूर साथ दिया। कुछ ही अरसे में मेरे शोहर का कारोबार फलने फूलने लगा था। उन्होंने जाकर सोबे से माफी भी मांग ली थी और अल्लाह ताला से भी इस बात की माफी मांगी थी कि उन्होंने काले जादू जैसा खबीस अमल किया था। आज मैं और मेरे शोहर एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं।